हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन द करेक्ट कॉलम। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट कॉलम में पुट करना है। ये कुछ वर्ड्स हमें गिवन है। अब यहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व, बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं और प्रोसेस कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखें। इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Respiration is a fundamental biological process where food is broken down to release energy. Using oxygen from the air we breathe in and getting rid of carbon dioxide. Although it is often thought to be the same as breathing, respiration involves more complex steps. तो respiration क्या है? फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें फूड को ब्रेक करते हैं जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन यूज करते हैं एयर से जो हम ब्रीद इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ऑफन रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग के जैसा ही सेम माना जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इनहेलेशन. The oxygen is then transported via bloodstream to the body cells. Within these cells, oxygen interacts chemically with food particles to release energy, a reaction known as the oxidation of food. This oxidation process not only provides the necessary energy for cellular functions, but also produces carbon dioxide as a byproduct which is then exhaled. रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं। इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन, फिर ये वाली जो ऑक्सीजन होती है इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे बॉडी सेल्स तक। अब इन सेल्स में ऑक्सीजन इंटरेक्ट करती है केमिकली फूड पार्टिकल्स के साथ और एनर्जी रिलीज होती है। तो एक रिएक्शन जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये होता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन है इसमें सिर्फ नॉट ओनली प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी, सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है बाय प्रोडक्ट की तरह, जिसको हम एक्सेल कर देते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें इनहेलेशन ऑफ एयर हो रहा है जो ऑक्सीजन रिच होती है, और एक्सेलेशन ऑफ एयर हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन जो सेल्यूलर होती है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और फूड एंड CO2 एंड एनर्जी रिलीज होती है इससे। तो ये एनर्जी सारी एक्टिविटीज को करने के लिए यूज होती है। वाई डू वी रेस्पायर, रेस्पायर क्यों करते हैं? The human respiratory system. Human possesses a sophisticated respiratory system composed of several key structures. तो अब ह्यूमन बॉडी एक sophisticated respiratory system होता है इसमें कुछ की स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉस्ट्रल्स क्या है, एंट्री पॉइंट है एयर के लिए। फैरिंग्स क्या है, कनेक्ट्स द नेसल कैविटी टू लैरिंग्स। अब ये नेसल कैविटी को कनेक्ट करती है लैरिंग्स से। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है दैट कैरीज एयर टू द ब्रोंकाई, जो एयर को कैरी करती है ब्रोंकाई तक। ब्रोंकाई क्या है, टू मेन ब्रांचेस फ्रॉम ट्रैकिया। ट्रैकिया से दो मेन ब्रांचेस आती हैं जो लंग्स तक जाती हैं। ब्रोंकियोल्स के स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकिया, ब्रोंकिया की स्मॉलर ब्रांचेस हैं विद इन दी लंग्स। एंड लंग्स के टू लार्ज ऑर्गन्स हैं जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखते हैं पहले। ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्राइमरी स्टेप्स। तो इसमें दो प्राइमरी स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एयर रिच ऑक्सीजन इज ड्रॉन इनटू लंग्स। इनहेलेशन में क्या होता है, जो एयर ऑक्सीजन में रिच है उसको लंग्स तक ले जाया जाता है। एक्सेलेशन, एयर कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसको लंग्स से एक्सपेल कर दिया जाता है। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन ब्रीथ्स इन एंड आउट 16 to 18 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। तो रेस्ट पे ह्यूमन क्या करता है, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट वो ब्रीथ कर लेते हैं। डिटेल्ड प्रोसेस देखते हैं ब्रीदिंग का। nasal passage, air enters through the nostrils and moves into the nasal cavity. Tiny hairs and mucus in the nasal cavity trap dust and germs, ensuring cleaner air reaches the lungs. नेसल पैसेज क्या है, एयर एंटर करता है नॉस्ट्रल्स के थ्रू और मूव करता है नेसल कैविटी में। टाइनी हेयर्स एंड म्यूकस होते हैं नेसल कैविटी में, ये क्या करते हैं, डस्ट और जर्म्स को ट्रैप करते हैं, इंश्योर करते हुए कि क्लीन एयर लंग्स तक पहुंचे। नाउ फेरिंग्स टू ट्रैकिया। द फिल्टर्ड एयर ट्रैवल्स डाउन द फेरिंग्स एंड इनटू द ट्रैकिया, अ ट्यूब सपोर्टेड बाय कार्टिलेज टू कीप इट ओपन। तो इसमें क्या होता है, जो फिल्टर्ड एयर है वो ट्रैवल करती है फेरिंग्स तक, डाउन द फेरिंग्स, फेरिंग्स के ट्रैकिया तक जाती है। तो एक ट्यूब है जो सपोर्टेड है कार्टिलेज से, उसको ओपन रखती है। देन ट्रैकिया टू ब्रोंकाई। ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ब्रोंकाई, ये दो ब्रोंकाई में स्प्लिट होता है, ईच लीडिंग टू अ लंग, हर एक लंग तक जाती है। ब्रोंकाई टू ब्रोंक्यूल्स। इनसाइड दी लंग्स, अब लंग के अंदर ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, हर ब्रोंकस स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होता है, स्प्रेडिंग एयर थ्रू आउट दी लंग टिश्यू, जो सारे में पूरे लंग टिश्यू में एयर को स्प्रेड कर रहा है। एल्वियोलाई, एट द एंड्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स आर टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, which are surrounded by blood vessels. Here oxygen moves into the bloodstream and carbon dioxide moves out to be exhaled. तो अब यहाँ पे क्या होता है, एंड जो ब्रोंकिया के एंड है
इसमें टाइनी एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्व्यूलाई बोलते हैं, तो सराउंडेड होते हैं ब्लड वेसल्स से। यहाँ पे ऑक्सीजन मूव करती है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, मूव आउट कर देते हैं, तो एक्सेल करती है। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड हाउ फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट्स द ब्रीदिंग रेट। अब ये समझेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रीदिंग रेट को कैसे अफेक्ट करती है। मटेरियल्स नीडेड, हमें स्टॉप वॉच या टाइमर चाहिए, नोटबुक एंड अ पेन। प्रोसीजर, सिट कंफर्टेबली एंड काउंट योर ब्रीथ फॉर 1 मिनट व्हाइल एट रेस्ट। रिकॉर्ड द नंबर, तो आपको कंफर्टेबली बैठना है पहले और अपनी ब्रीथ को आपको काउंट करना है 1 मिनट के लिए जब आप रेस्ट पे और नंबर रिकॉर्ड करना है। परफॉर्म एन सिंपल फिजिकल एक्टिविटी लाइक जॉगिंग इन प्लेस और डूइंग जंपिंग जैक्स फॉर 2 मिनट्स। तो आपको सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जैसे कि जॉगिंग करना है या जंपिंग जैक्स करना है 2 मिनट्स के लिए। इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइजिंग काउंट योर ब्रेथ्स फॉर 1 मिनट अगेन एंड रिकॉर्ड द नंबर। तो इमीडिएटली एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी ब्रीथ फिर से आपको 1 मिनट के लिए काउंट करनी है और नंबर रिकॉर्ड करना है। कंपेयर दी ब्रीदिंग रेट्स, दोनों रेट को कंपेयर करेंगे जो पहले किया था एक्सरसाइज से और जो एक्सरसाइज के बाद किया है। ऑब्जर्वेशन, नोट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। तो आप डिफरेंस देखेंगे कि पहले के और अब के नंबर ऑफ ब्रेथ्स में डिफरेंस है। कंक्लूजन, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट as the body requires more oxygen and needs to be expel more carbon dioxide to meet increased energy demands. फिजिकल एक्टिविटी क्या करता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है अब और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सेल करनी है। The right lung is slightly larger than the left lung because the left lung needs to make space for the heart. तो राइट लंग स्लाइटली लार्जर होता है लेफ्ट लंग से क्योंकि लेफ्ट लंग को स्पेस बनाना होता है हार्ट के लिए। मैच द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद देयर करेक्ट फंक्शनैलिटीज। तो इनको मैच करना है हमें। नॉस्ट्रल्स क्या है, ये एंट्री पॉइंट है एयर का। एंड फैरिंग्स क्या है, ये कनेक्ट करता है नेसल कैविटी को लैरिंग्स से। एंड व्हाट इज ट्रैकिया, ये विंड पाइप है जो कैरी करता है एयर को लंग्स तक। देन ब्रोंकाई, मेन ब्रांचेस हैं जो लंग्स तक जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है, स्मॉलर ब्रांचेस हैं विद इन द लंग्स। और एल्वियोलाई क्या है, टाइनी एयर सैक्स है फॉर गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is the process where oxygen from blood is utilized by cells to oxidize glucose, producing energy, water and carbon dioxide. This process is summarized by the following equation. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो ब्लड से मिलता है हमें वो क्या करते हैं, सेल्स यूटिलाइज करते हैं जिससे ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज और क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस H6H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और रिलीज हो रही है एनर्जी नेसेसरी फॉर सेल्यूलर फंक्शन। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज कैरीड बैक टू द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम वेयर इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है ये क्या हो रही है, वापस लंग्स तक ले जाई जा रही है ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से, तो वहां से फिर बॉडी से एक्सेल आउट हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं एस्पेक्ट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। डेफिनेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, सिंपली ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। अब ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ब्रेक कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज लंग्स, नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया एक्सेट्रा। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सेल्यूलर प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं दैट अकर्स विद इन द बॉडी सेल। प्रोसेस टाइप, ये मैकेनिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। एन एनर्जी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, ये सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। गैस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स, ये लंग्स में होता है और ये कहाँ होता है, सेल्स में होता है। आउटकम, ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन बॉडी में अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीथिंग। ब्रीदिंग में डायफ्राम का क्या रोल है। द डायफ्राम इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल एट द बेस ऑफ लंग्स दैट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन ब्रीथिंग। It separates the chest cavity from the abdominal cavity and helps in expanding and contracting the lungs. Its movement is essential for the inefficient intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide. तो डायफ्राम क्या है, एक लार्ज डोम शेप्ड मसल है जो लंग्स के बेस में होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये ब्रीदिंग में। तो ये क्या करती है, चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी से और हेल्प करती है एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग दी लंग्स। तो ये मूवमेंट ज़रूरी है फॉर
फॉर द एफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन का इनटेक हो सके एफिशिएंटली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके. इनहेलेशन. When the diaphragm contracts, it moves downward and expanding the chest cavity. This expansion lowers air pressure inside the lungs compared to outside, causing air to flow in. तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड मूव हो जाते हैं, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है. अब ये जो एक्सपैंड हुई है चेस्ट कैविटी से एयर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, और एयर क्या होती है अंदर फ्लो हो जाती है. एक्सेलेशन. When the diaphragm relaxes, जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो वो अपवर्ड मूव करता है जिससे चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाती है और एयर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कि एयर बाहर पुश कर दी जाती है, फोर्स हो जाती है. अब रेस्पिरेशन देखते हैं कुछ एनिमल्स में. एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स टू सूट देयर एनवायरनमेंट्स. सबसे पहले सेल सरफेस रेस्पिरेशन. Unicellular organisms like amoeba and paramecia, as well as simple multicellular organisms like earthworm, exchange gases directly through their cell membranes or skin by diffusion. These organisms need to stay in moist environments to make gases exchange easier. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशिया ये क्या करते हैं, और कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म्स ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली या स्किन से डिफ्यूजन की हेल्प से. तो इन ऑर्गेनिजम्स को मॉइस्ट एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रहना होता है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज कर सकें आसानी से. देन ट्रैकियल सिस्टम इन इंसेक्ट्स. Insects such as cockroaches and grasshoppers breathe through spiracles, tiny openings on their body that connects to a network of trachea, which distribute oxygen directly to cells. The trachea branch into smaller tubes called tracheoles that reach every part of the insect's body. This system, known as the tracheal system, also allows insects to have high energy levels needed for activities like flying. तो अब ट्रैकियल सिस्टम देखते हैं इंसेक्ट्स में. अब इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच और ग्रास हॉपर्स ये क्या करते हैं, स्पाइरिकल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं. जो टाइनी ओपनिंग होती है इनकी बॉडी पे जो कनेक्ट कर रही है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया को, जो ऑक्सीजन सारे में डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो अब ये ट्रैकिया ब्रांच करती है स्मॉलर ट्यूब्स में जिसको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, जो इंसेक्ट की बॉडी के हर पार्ट तक जाती है. अब ये सिस्टम ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है जो इंसेक्ट को हाई एनर्जी लेवल मेंटेन करने में अलाउ करता है जो इनको एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होता है जैसे कि फ्लाइंग के लिए. देन गिल्स इन फिश. Fish use gills which are rich in blood vessels to extract oxygen from water. As water evaporates over the gill filaments, oxygen is absorbed and carbon dioxide is released. Gills have a large surface area to maximize gas exchange. The counter current flows of water and blood maximizes through oxygen absorption. तो अब फिश क्या करते हैं, गिल्स का यूज करते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से. जैसे वाटर पास होता है ओवर गिल फिलामेंट्स, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ये गिल्स में क्या होता है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका जो मैक्सिमाइज करता है गैस एक्सचेंज को. काउंटर करंट क्या करता है, फ्लो ऑफ वाटर एंड ब्लड को मैक्सिमाइज करता है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन. नाउ लंग्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स. हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स हैव लंग्स, complex structures that facilitate efficient gas exchange. Amphibians like frog uses their skin for underwater respiration and lungs when on land. Mammalian lungs are filled with alveoli, tiny sacs which exchange gas occurs. Birds have a unique system with air sacs that ensure a constant flow of air through their lungs, making their breathing highly efficient. तो अब मैमल्स और बर्ड्स में क्या होता है, लंग्स होते हैं. जो हायर एनिमल्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिससे ये गैस एक्सचेंज हो पाते हैं. अब एम्फीबियंस है जैसे फ्रॉग, वो क्या करते हैं अंडर वाटर वो स्किन का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, रिस्पायर करने के लिए, लेकिन लंग्स का यूज करते हैं लैंड पे. मेमेलियन लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, टाइनी सैक्स होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है. बर्ड्स एक यूनिक सिस्टम फॉलो करती हैं विद एयर सैक्स जो क्या करते हैं कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एयर मेंटेन करते हैं उनके लंग्स से जिससे कि वो एफिशिएंटली ब्रीथ कर पाती है. विच एनिमल हैज अ डुअल मोड ऑफ ब्रीथिंग. तो कौन सा एनिमल ऐसा है जिसका डुअल मोड है ब्रीथिंग का. Next is respiration in plants. Plants also perform respiration, taking in oxygen and releasing carbon dioxide through tiny pores called stomata, mainly located on the leaves. These pores are controlled by guard cells that open and close them, known as stomatal apparatus. During the day, guard cells take in water and swell, opening the stomata. At night, they lose water and the stomata to close, regulating gas exchange. तो प्लांट्स क्या करती हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं जिसमें ऑक्सीजन ये इनटेक करती हैं और क्या करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा जो मेनली इनकी लीव्स में लोकेटेड होते हैं. अब ये टाइनी पोर्स कैसे होते हैं, कंट्रोल होते हैं गार्ड सेल्स की हेल्प से, जो ओपन होते हैं और क्लोज करते हैं उनको, जिनको हम स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं.
अब ड्यूरिंग द डे में क्या होता है, गार्ड सेल्स वाटर लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाता है। एट नाइट ये वाटर लूज कर देते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जो गैस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। While plants also undergo cellular respiration, their energy needs are much lower than that of animals. Hence, their rate of gas exchange is lower. This is because plants do not move and have different metabolic processes that require less energy. तो अब प्लांट्स में क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन इनकी एनर्जी नीड्स जो है वो काफी कम होती है एनिमल्स के कंपैरिजन में, तो रेट ऑफ गैस एक्सचेंज भी इनका लोअर होता है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, तो इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस डिफरेंट होता है और उनको डिफरेंट लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। A Dutch scientist Jan Ingenhousz discovered that plants take in carbon dioxide and release oxygen in the presence of sunlight. तो ये जो डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस। अब एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है प्लांट के रेस्पिरेशन में उसको ऑब्जर्व करेंगे। मटीरियल्स नीडेड, हमें क्लियर प्लास्टिक बैग चाहिए, string or rubber band, and a small leafy plant, baking soda, vinegar, test tube or small container and lime water, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोलते हैं। प्रोसीजर, cover a small leafy plant with a clear plastic bag and seal it with string or rubber band. Leave it overnight. तो अब क्या करेंगे, स्मॉल लीफी प्लांट को कवर करेंगे क्लियर प्लास्टिक बैग से और उसको सील कर देंगे स्ट्रिंग या रबर बैंड से और ओवरनाइट रख देंगे उसको। In a test tube, mix a small amount of baking soda with vinegar to produce carbon dioxide. Quickly cover the test tube and bring it to the classroom. तो टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट बेकिंग सोडा का विनेगर के साथ मिक्स करेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और उसको टेस्ट ट्यूब को कवर कर देंगे और उसको क्लासरूम में लेके आएंगे। नेक्स्ट डे केयरफुली रिमूव द प्लास्टिक बैग एंड रिलीज द एयर फ्रॉम द बैग इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे, वो प्लास्टिक बैग बहुत ध्यान से रिमूव करेंगे, एयर को रिलीज कर देंगे उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन लाइम वाटर, फिर कुछ चेंजेस देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। तो क्या देखा कि लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होगा, इंडिकेटिंग कि प्लांट हैज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है, रेस्पिरेशन। कंक्लूजन, प्लांट्स रेस्पायर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इवन दो दे आर नोन फॉर टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और रेस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इवन दो कैसे जाने जाते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ। Glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. Aerobic respiration is the most efficient way for cells to harvest energy from glucose and is used by most multicellular organisms including humans and animals. तो aerobic respiration क्या है, एक बहुत efficient तरीका है for cells जिससे कि वो energy harvest करते हैं ग्लूकोज से और यूज होते हैं काफी multicellular organisms में जिसमें humans और animals आ जाते हैं। Then anaerobic respiration, this occurs when oxygen is not available, breaking down glucose to produce a small amount of energy along with byproducts like alcohol or lactic acid. This type of respiration is common in yeast and some bacteria. तो ये कब होता है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट जैसे कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यीस्ट या कुछ बैक्टीरिया में कॉमन होती है। तो ग्लूकोज से क्या मिलता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। Anaerobic respiration is less efficient than aerobic respiration and it is used by organisms in poor oxygen environment. तो anaerobic respiration कम efficient होती है aerobic के comparison में और ये कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल नहीं। During intense physical activity, when oxygen supply is insufficient, human muscles may switch to anaerobic respiration producing lactic acid which can cause cramps. This is a temporary solution allowing muscles to continue working when oxygen levels are low. Massaging the affected muscles or taking a hot bath helps increase blood circulation, aiding in the breakdown of lactic acid and relieving cramps. Proper hydration and gradual cool down exercises can also help prevent such cramps. तो फिजिकल एक्टिविटी में जब इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी होती है तो ऑक्सीजन सप्लाई इनएफिशिएंट होती है, ह्यूमन मसल्स क्या करती हैं, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच कर जाती हैं जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो क्रैम्प्स कॉज करता है। अब ये टेम्पररी सॉल्यूशन है जो क्या करते हैं, मसल्स को अलाउ करते हैं कि वो वर्क करती रहे जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है वहां पर भी।
तो अब अफेक्टेड मसल्स को अगर आप मसाज करेंगे या हॉट वाटर बाथ लेंगे तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और जो आपके लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा और क्रैम्प्स में रिलीफ पहुंचाएगा। प्रॉपर हाइड्रेशन और ग्रेजुअल कूल डाउन एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, ये भी क्रैम्प्स को प्रिवेंट करते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आइटम्स फ्रॉम द वर्ड ब्लैंक। तो अब क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करना है हमें। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यूजेस डैश फ्रॉम द ब्लड टू ऑक्सीडाइज। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं ब्लड से और किसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ये ग्लूकोज को। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस, जो फूड का ऑक्सीडेशन है उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जो हमें सेल्यूलर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज में ह्यूमन मसल स्विच कर जाती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ एस्पेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डेफिनेशन, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है और इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। एनर्जी यील्ड इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बाय प्रोडक्ट इसके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है और इसमें अल्कोहल या लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज्यादा एफिशिएंट होती है, ये लेस एफिशिएंट होती है। कॉमन इन मोस्ट सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होती है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये यीस्ट, कुछ बैक्टीरिया एंड मसल सेल्स ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज में कॉमन होती है। नाउ न्यू वर्ड्स। रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस है जिससे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए यूजिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीडेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे सब्सटेंस कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी रिलीज करता है। एल्वियोलाई के टाइनी एयर सैक्स है लंग्स में जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करके। इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स स्टेप्स, इसमें ब्रीदिंग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं। ह्यूमंस का सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें नॉस्ट्रल्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स होते हैं। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है तो ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डायफ्राम बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीदिंग में, अप एंड डाउन मूव करके टू चेंज चेस्ट कैविटी वॉल्यूम। डिफरेंट एनिमल सबका अपना डिफरेंट मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का, जैसे कि सेल्फ सरफेस रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में, गिल्स होती हैं फिश में और लंग्स होती हैं मैमल्स एंड बर्ड्स में। Back in the correct option in the OMR sheet. What is the primary function of alveoli in the respiratory system? तो अब हमें बताना है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है अल्वियोलाई का रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो क्या करती है वो, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। विच ऑर्गेनिज्म यूजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करता है, फिश यूज करते हैं। व्हाट बाय प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, कौन सा बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। During which part of breathing process does diaphragm contract and move downward? तो कौन से पार्ट में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड मूव करता है, वो इनहेलेशन में होता है। इन प्लांट्स व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो प्लांट्स में स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज गैसेस। देन फिल इन द ब्लैंक्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज, केमिकल रिएक्शन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हम कैसे समराइज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2 plus NO3. Now during dash ऑक्सीजन लंग्स तक ले जाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर देते हैं, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स, अब इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर्स हैं, ये किसका यूज करते हैं, ये ट्रैकिया का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। द डैश इज अ डोम शेप्ड मसल, अब डोम शेप्ड मसल क्या होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज द डायफ्राम। डैश रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है, वो कौन सी होती है, एनएरोबिक। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन लंग्स, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन सिर्फ लंग्स में ही होती है, दिस इज फॉल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एफिशिएंट होती है एनारोबिक के कंपैरिजन में, ट्रू। प्लांट्स डू नॉट नीड ऑक्सीजन, प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए, दिस इज फॉल्स। The diaphragm relaxes and moves upward during inhalation.
डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स हो जाता है और इनहेलेशन में अपवर्ड मूव करता है, दिस इज फॉल्स। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है स्टोमेटा की, दिस इज। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मैन, हैव अ नाइस डे।